हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक फिर से मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड उसको पढ़ेंगे। हम एनईपी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1 का जो नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स उसको शुरू किए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उड़ीसा में हर तरफ एप्लीकेबल हो चुका है। हर एक यूनिवर्सिटी इस बार जब सेमेस्टर 1 का एग्जाम करवाएगा वो एनईपी के अकॉर्डिंग ही करवाएगा, विदाउट एनईपी नहीं करवाएगा। तो एनईपी में हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स हम सीरियली पढ़ना शुरू किए थे। यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड। आज का टॉपिक का नाम है, हम आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। पढ़ाई को फटाफट से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। और नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर से मैसेज करना अपने कॉलेज का नाम, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में भी ऐड कर दूं और एनईपी वाले डिस्कशन ग्रुप में भी ऐड कर दूं। ठीक है, चलो आ जाओ। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है भाई? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है जो डिमांड का जो हम रिलेशनशिप पढ़े थे पिछले क्लासों में, हम डिमांड का क्या रिलेशन पढ़े थे? प्राइस के साथ। बताओ, पहला जो पॉइंट था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद करो, मैं तुमको बोला भी था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आगे जाकर बताऊंगा। आगे जाकर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हुआ करता था। तो आ जाओ समझते हैं क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अब जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे आगे, हम जब भी डिमांड को स्टडी करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस स्टडी करेंगे। जब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। मतलब पहले कौन बदल रहा है? पहले प्राइस बदल रहा है, और प्राइस के वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहा है। तो जब हम इस प्रकार के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो ये हमारा जो स्टडी है इसको हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। देखो, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है हमें कॉमन सेंस से पता है। कॉमन सेंस है ना, कोई भी चीज का अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो प्राइस जब भी किसी कॉमोडिटी का बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। दिस इज कॉमन सेंस। ठीक है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। दिस इज कॉमन सेंस। लेकिन कहीं ना कहीं तो बुक में लिखना पड़ेगा ना कि ये भी ऐसा होता है बोलकर। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन नाउअडेज। ठीक है, तो इस वजह से बुक को भी कहीं लिखना पड़ेगा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगा, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगा, ऐसा लिख कर देना पड़ेगा। और वो कहां पर लिखा हुआ है? वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर में लिखा हुआ है। ठीक है, हम बहुत सारा फैक्टर्स पढ़े थे। 5 ठो इंडिविजुअल फैक्टर पढ़े थे, और मार्केट डिमांड के केस में 3 नया फैक्टर्स पढ़े थे। टोटल 8 फैक्टर्स हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जिसमें से हम अब आगे जितना भी पढ़ाई करेंगे वो प्राइस के बेसिस पर पढ़ाई करेंगे, बाकी फैक्टर्स के बेसिस पर फिलहाल हम अभी पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक को कंप्लीट करने में हमें 2 से 3 क्लासेस लगेंगे। जनरली 2 क्लास या 3 क्लास भी लग सकता है हम इस लॉ ऑफ डिमांड को पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, आ जाओ। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप। ये क्या बोलता है कि इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये अदर फैक्टर्स क्या है भाई? याद करो, हम टोटल कितने फैक्टर्स पढ़े थे? हम टोटल 8 पढ़े थे, जिसमें से पहला फैक्टर था हमारा प्राइस, और बाकी के 7 फैक्टर्स थे। ठीक है, टोटल 8 फैक्टर पढ़े थे ना, इंडिविजुअल के केस में 5 और मार्केट के डिमांड के केस में 3 नया, टोटल 8। तो पहला फैक्टर तो हमारा प्राइस था, बाकी 7 और हमारे पास फैक्टर्स थे। टोटल कितने फैक्टर्स? टोटल 8 फैक्टर्स। ये जो टोटल 8 फैक्टर्स थे उसमें से प्राइस को छोड़कर ये जो 7 फैक्टर्स हैं इसको हम अदर फैक्टर्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, दैट इज सिट्रस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस का मतलब होता है, सिट्रस पेरिबस एक टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब होता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब कितने फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे? 7 फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे। ये सातों फैक्टर कौन से हैं? प्राइस को छोड़कर बाकी जो 7 पॉइंट हम पढ़े थे वो सातों पॉइंट हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी कांस्टेंट रहेगा, सीजन एंड वेदर कांस्टेंट रहेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कोई चेंजेस नहीं आएगा,
तो इस प्रकार से बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन बदलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस बदलेगा। और प्राइस के ऊपर जाने पर डिमांड क्या होगा? नीचे जाएगा। प्राइस के नीचे जाने पर डिमांड क्या होगा? बात समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है टॉपिक? आ जाओ। अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं, या इसका एक और नाम है, पहले वो देख लो। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इसका एक और नाम है, अदर नेम, अदर। ठीक है, या तो तुम लॉ ऑफ डिमांड बोल लो या तो फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज बोल लो, बात बराबर है। ठीक है, आ जाओ यहां पर अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे हमें कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेगा। अजम्पशंस का मतलब होता है हमें मानकर चलना पड़ेगा कि कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या क्या कांस्टेंट है? जैसे कि प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, हम बात किए ना, प्राइस को छोड़कर बाकी के जो 7 फैक्टर्स थे, जो रिलेटेड कमोडिटी का केस था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर का था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, फ्यूचर प्राइस था, ये सब कांस्टेंट रहेगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 7 अजम्पशन लिख सकते हैं। बुक में तो 5 ही दिया है, तुम छठवां और सातवां अजम्पशन भी यहाँ पर लिख सकते हो कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। हर एक फैक्टर का नाम लिखकर उसे कांस्टेंट कर सकते हो। देखो ये कैसे किया है। पहला पॉइंट में प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर प्राइस कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट। सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तो सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी बदलेगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलें आगे। यस सर, आगे चलते हैं। एक टेबल दिया गया हमें। ये टेबल को क्या बोलते थे? पिछले क्लास में भी पढ़े थे सर, हमको बताएंगे। इसको हम डिमांड शेड्यूल बोलते थे। इसको हम क्या बोलते थे? डिमांड शेड्यूल बोलते थे, क्योंकि ये एक टेबल है और ये टेबल हमें शो कर रहा है कि किस प्राइस पर कितना क्वांटिटी बिकेगा। अगर प्राइस 5 रुपए होगा तो कितना क्वांटिटी बिकेगा? प्राइस 4 रुपए होगा तो कितना बिकेगा? 3 होगा तो कितना बिकेगा? 2 होगा तो कितना बिकेगा? 1 होगा तो कितना बिकेगा? तो ये हमें क्या शो कर रहा है? ये टेबल है। ये टेबल हमें शो कर रहा है कि कौन से प्राइस पर हम कितना यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी बेच पाएंगे। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा डिमांड शेड्यूल है। जब हम इस डिमांड शेड्यूल को एक डायग्राम बना दें, ठीक है, एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दें, उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम डिमांड कर्व बोलते थे, जो कि हम पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, तो यहां पर तुम चाहो तो डिमांड कर्व बना सकते हो। डिमांड कर्व कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। पिछले क्लास में भी हम बात किए थे, ये कौन सा साइड होता है? ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, ये अप होता है और ये डाउन होता है। तो ग्राफ यहां से शुरू हुआ और नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। जनरली 99% ग्राफ जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट ही होते हैं। ठीक है, हाँ, या तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे या तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होंगे। मतलब अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन ग्राफ जो होता है वो जनरली लेफ्ट टू राइट ही होता है। मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ हम लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, 99% केसेस में। क्लियर है? चलो तो आगे चलते हैं। सर ये तो पढ़ाए थे आप। हाँ मुझे पता है, मैं पढ़ाया था। आ जाओ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला इनवर्स रिलेशनशिप। ये इनवर्स रिलेशनशिप क्या बोलता है? इनवर्स रिलेशनशिप बोलता है कि जब भी प्राइस ऊपर जाएगा क्वांटिटी डिमांड नीचे जाएगा, जब भी प्राइस नीचे जाएगा क्वांटिटी डिमांड ऊपर जाएगा। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इनवर्स रिलेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इट सिंपली अफर्म्स दैट an increase in price will tend to reduce the quantity demanded and a fall in price will lead to increase in the quantity demanded. क्लियर है बात? सेकंड में आते हैं, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या? क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। मैं तुम्हें बताया, याद करो, मैं तुम्हें क्या बताया? अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगा। ये बात तुम्हें बताया मैं। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा, ये भी बताया मैं तुमको। तुम मुझे बताओ, अगर प्राइस 5% से ऊपर जाएगा तो डिमांड कितने परसेंट से नीचे जाएगा? क्या कोई फिक्स रूल है कि ये 5% से ही नीचे जाएगा, 10% से ही नीचे जाएगा, 50% से नीचे जाएगा? ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब हमें ये नहीं पता कि ये कितना से नीचे जाएगा। हमें ये तो पता है
कि प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड नीचे जाएगा, डिमांड रिड्यूस होगा, लेकिन कितना से रिड्यूस होगा, थोड़ा सा रिड्यूस होगा, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कितना रिड्यूस होगा ये हमें नहीं पता। मतलब हमें डायरेक्शन पता है, प्राइस इंक्रीज होगा तो हमें डायरेक्शन पता है, डिमांड नीचे की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन है, ये हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये नीचे जाकर कहां पर रुकेगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, कितना नीचे जाएगा ये हमें नहीं पता। वैसे ही अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो डिमांड तो इंक्रीज होगा। मान लो डेयरी मिल्क का प्राइस था 10 रुपए, दिन में 100 यूनिट बिकता था, अब डेयरी मिल्क का प्राइस हो गया 8 रुपए, तो डिमांड तो बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, 100 यूनिट से 110 यूनिट होगा, 150 यूनिट हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, या 5000 यूनिट हो जाएगा, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो डिमांड, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगा ये तो हम श्योर है, लेकिन कितना से बढ़ेगा ये हमें नहीं। क्लियर है बात? तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। मतलब ये हमें ये तो बता देगा कि डिमांड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन कितना से ऊपर जाएगा और कितना से नीचे जाएगा ऐसा कोई फिक्स क्वांटिटी ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, इट मेक्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ओनली, दैट इज इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड एंड नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बताता। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना चेंज होगा ये नहीं पता, चेंज होगा पता है, लेकिन कितना चेंज होगा ये हमें कहीं से भी नहीं पता चल सकता। क्लियर है बात? तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है, आ जाओ तीसरा पॉइंट, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। देयर इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अब ये नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, कोई ऐसा फिक्स रेशियो भी नहीं है। जैसे इस केस में प्राइस 5% से ऊपर गया, प्राइस 5% से ऊपर गया, इस साल डिमांड 5% से नीचे गया, क्या जरूरी है अगली बार फिर से जब प्राइस 5% से बढ़ेगा तो अगली बार फिर से डिमांड 5% से ही कम होगा? क्या ऐसा होगा? जरूरी नहीं है। हो सकता है इस बार 5, ये 5 से चेंज हुआ तो ये भी 5 से चेंज हुआ, अगली बार ये 5 से चेंज हो और ये 50 से चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये चेंज 1% से हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है, एक बार जो हुआ वो हर बार होगा। पहला वाला पॉइंट क्या था, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव, वहां पे था कि हमें डायरेक्शन पता है लेकिन कितना चेंज होगा वो नहीं पता। थर्ड पॉइंट जो है, मतलब नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ये थोड़ा सा ही अलग है पिछले पॉइंट से। क्या अलग है, ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। इस बार अगर 5% से चेंज हुआ, ये भी 5% से चेंज हुआ, मतलब हमें समझ में आ गया जितना से ये ऊपर जाता है उतना से ये नीचे जाता है। तो क्या हर बार ऐसा ही होगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? देयर इज नो फिक्स प्रोपोर्शन कि हर बार इसी प्रोपोर्शन से चेंज होगा, हर बार अलग अलग होता है, हर बार कुछ नया होता है। बस हमें यह पता है कि प्राइस ऊपर जाने से डिमांड तो नीचे जाएगा, ये हमें पता है, लेकिन इस बार 5% से जा सकता है, अगली बार 50% से चेंज हो जाए, उसके अगली बार 1% से चेंज हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस चीज का हमें पता है। समझ में आ गया? क्लियर है बात? आ जाओ, नो प्रोपोर्शनल रिलेशन, it does not establish any proportional relationship between change in price and resultant change in demand. If the price rises by 10%, quantity demand may fall by any proportion. Price अगर 10% से बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांड कितना से भी कम हो सकता है, 1% से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 100 से भी हो सकता है, कितना से भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना से होगा। क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 4, वन साइडेड। याद करो वो दिन, जीवन के वो दिन, वन साइडेड वाला दिन। वन साइडेड मतलब समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज वन साइडेड? समझ सक रहे हो? वन साइडेड याद आ गया होगा। सर रोना आ जाएगा, सर मत रुलाओ सर, अभी टाइम है सर, मत रुलाओ प्लीज। आ जाओ नालायकों, देखो हसमुख चेहरा, ये भी हंस रही। इस बेचारे को गलती से, गलती से क्या हो गया, इस पर इसका दिल आ गया, लेकिन इसका दिल इस पर नहीं आया। मतलब
इसके तरफ से तो हाँ है, लेकिन इसकी तरफ से ना है। इसको बोलते हैं वन साइडेड। ये इसके तरफ तो जाना चाहता है, लेकिन ये इसकी तरफ आना नहीं चाहती। बात समझ में आ रहे हो? तो वन साइडेड का मतलब एक तरफा। एक तरफा का मतलब, तुम एक तरफा का मतलब क्या समझाऊं मैं तुमको? तुम तो जीवन में झेल रखे हो ये चीज। तो एक तरफा। अब बात करते हैं हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग एक तरफा क्या होता है, वन साइडेड का मतलब क्या होता है। देखो, दो प्रकार का रिलेशनशिप, प्राइस, डिमांड। एक होता है प्राइस टू डिमांड रेशियो रिलेशनशिप, और दूसरा होता है डिमांड टू प्राइस रिलेशनशिप। बात समझ में आ रहा है? प्राइस टू डिमांड मतलब पहले कौन बदलेगा? पहले प्राइस बदलेगा। जब भी हम प्राइस टू डिमांड रिलेशन पढ़ते हैं, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, ये हम पढ़े हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं पढ़े कि डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस क्या होगा। मतलब हम डिमांड टू प्राइस रेशियो कभी नहीं पढ़ते। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, नॉट इन लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड में भी नहीं है, ना हमारे सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में क्या है? ओनली एंड ओनली ये वाला हिस्सा है। मतलब प्राइस टू डिमांड रेशियो है, डिमांड टू प्राइस रेशियो हमारे सिलेबस में बाहर है। क्लियर है बात? तो प्राइस टू डिमांड रेशियो क्या बोलता है? वन साइडेड का पॉइंट क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड एज इट ओनली एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी। प्राइस का क्वांटिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो ये बताता है, ना कि क्वांटिटी का प्राइस के ऊपर। स्टेट्स नथिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑन प्राइस। क्वांटिटी का प्राइस पर क्या इंपैक्ट आएगा उसके बारे में ये नहीं बताता है। सिर्फ क्या बताता है? प्राइस के वजह से क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बता दे। क्लियर है? चलें आगे, आ जाओ। अच्छा, ये 4 पॉइंट्स थे, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एक और बड़ा टॉपिक शुरू हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड का ही पार्ट है। हमें लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट करने में 2 to 3 क्लासेस लगेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड के अंदर से ही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलो, आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हम पढ़े लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।